अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन की समीक्षा करते हुए बताया कि भारत पर दिन प्रतिदिन लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि यदि आने वाले समय में भारत इसी तरह से उधार लेता रहा तो भारत के लिए कर्ज चुकाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भारत पर इतना कर्ज कैसे बढ़ा, क्या भारत इस लिए गए कर्ज को चुकाने में सक्षम है या नहीं, और भारत को इतना बड़ा कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। साल 2004 में कांग्रेस की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तब भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन यही कर्ज साल 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए हो गए। भारत पर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है, इसको जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत सरकार की टोटल इनकम कितना है और कितना पैसा खर्च कर रहा है। आसान भाषा में बात करें तो यदि सरकार एक साल में 100 रुपये कमा रही है और खर्च 120 रुपये कर रही है तो सरकार को 20 रुपये का कर्ज लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि भारत सरकार किससे कर्ज ले सकती है। कर्ज की बात करें तो सरकार 4 तरीके से कर्ज ले सकती है। नंबर 1, आरबीआई से, दूसरे बैंकों से, बीमा कंपनियां या कारपोरेट कंपनियों से। नंबर 2, ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड या स्मॉल सेविंग स्कीम। नंबर 3, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक व दूसरे विदेशी बैंकों से। नंबर 4, एक अन्य तरीके से जैसे सोना गिरवी रखकर। पूरे विश्व की बात करें तो सबसे अधिक कर्ज लेने वाला देश जापान है। यहाँ तक कि अमेरिका भारत की अपेक्षा अधिक कर्जदार है। जीडीपी के मुकाबले भारत पर सरकारी कर्ज 90.6% है, जबकि अमेरिका पर 133.3% व जापान पर 256.9% है। सवाल ये आता है कि सरकार कर्ज क्यों लेती है और कर्ज पर लिया गया पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है। क्योंकि केंद्र सरकार की काफ़ी सारी स्कीमें फ्री में है, जिससे यहाँ पर भारी मात्रा में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सरकार की तरफ से मुफ्त में गेहूं, चावल, मुफ्त सिलेंडर, किसान सम्मान निधि आदि स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिससे इन सभी चीज़ों में कर्ज की धनराशि खर्च की जा रही है। ऐसे और सारी योजनाएं जैसे नया संसद भवन, नए एयरपोर्ट, नए एक्सप्रेसवे व वंदे भारत ट्रेन, मंदिर आदि सभी इन चीज़ों में केंद्र सरकार भरपूर मात्रा में पैसे खर्च कर रही है। कोरोना काल में सरकार ने लोगों के वैक्सीन के 220 करोड़ टीके लगाए, जिससे वहां पर भी काफ़ी अधिक पैसा खर्च हुआ। यानी सरकार इस समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काफ़ी अधिक जोर दे रही। इतने बड़े देश में कुल 28 राज्य है। हर राज्य को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, जिससे देश में रहने वाले लोगों को अच्छी सुविधा मिले। वहीं पर आर्थिक विश्लेषक मरनजाय गुहा का मानना है कि आज तो इतना कर्ज लिया जा रहा है, इसका बोझ सिर्फ हमारे और आपके ऊपर नहीं आएगा, भविष्य में इसका बोझ हमारी संतानों पर भी आएगा। इनका मानना है कि अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा, तो हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच असमानता कम नहीं होगी, जिससे आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। काफ़ी हद तक यह बात सही भी है। बात करते हैं जापान की, जो कर्ज लेने के मामले में शीर्ष पर है। इतना बड़ा कर्ज जापान को क्यों मिलता है, इसके 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। नंबर 1 तो जापान किसी भी कर्ज पर डिफ़ॉल्ट साबित नहीं हुआ है। नंबर 2, इसने सबसे कम ब्याज पर सरकारी बॉन्ड्स के जरिए लोन लिया है, जिससे निवेशकों को काफ़ी कम पैसा चुकाना पड़ता है। विकसित देश होने के बावजूद जापान इतना कर्ज क्यों लेता है, इसके भी कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, जापान ने कर्ज पर ब्याज की दर काफ़ी कम रखी है, इसलिए कर्ज की राशि काफ़ी अधिक होने के बावजूद सरकार को ब्याज के रूप में काफ़ी कम राशि चुकानी पड़ती है, जिससे जापान भारी कर्ज के बावजूद अनिश्चित काल तक टिका रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जापान दूसरे देशों की मुद्रा में कर्ज नहीं लेता, बल्कि वह सारा कर्ज अपनी मुद्रा येन में ही लेता है। इसी वजह से जापान का सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट से काफ़ी कम प्रभावित होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जापान जो भी कर्ज लेता है, उस कर्ज में 90% हिस्सा जापान के ही निवेशकों का है। हालांकि जापान पर इस बार भारी मात्रा में कर्ज है, लेकिन यह पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार भारी कर्ज हो चुका है। साल 2010 में जापान पर जीडीपी से 2 गुना यानी 200% था। इस बार इससे काफ़ी अधिक है। जीडीपी के मुकाबले बात करें तो जापान पर कुल कर्ज 257% है। जापान में
इन सभी समस्याओं का एक और भी कारण है जापान की जनसंख्या। जापान के लोग अन्य देशों की तुलना में काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिससे जापान सरकार को सोशल सिक्योरिटी व हेल्थ केयर पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जापान के लोग सरकारी संस्थाओं से रिटायर होने से पहले तक अधिक से अधिक धन की बचत पर जोर देते हैं। जापान सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में गति बनाए रखने के लिए देश में घरेलू खर्च पर अधिक पैसा लगाता है, जबकि सेम प्रोसेस भारत के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। भारत सरकार भारत में रहने वाले लोगों के सोशल सिक्योरिटी व हेल्थ केयर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। भारत सरकार इतने भारी मात्रा में कर्ज लेने के बावजूद यहाँ की महंगाई बेरोजगारी कम नहीं कर पाई, जिससे लोगों को धरातल पर भारत के लोगों को विकास काफ़ी कम नज़र आता। भारत के पास फॉरेन रिजर्व के रूप में 620.441 अरब डॉलर पैसा मौजूद, जबकि भारत के द्वारा लिया गया कुल कर्ज 629 अरब डॉलर है। हालांकि भारत अपने फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा कर्ज उधार लिया है। यदि भारत सरकार चाहे तो लिया गया कर्ज अभी ही चुका सकता है, लेकिन बाद में भारत के पास फॉरेन रिजर्व के रूप में एक भी पैसा नहीं बचेगा, जिससे भारी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ये बात भारत सरकार भी जानती है। इससे अधिक कर्ज लेने पर काफ़ी अधिक परेशानियां बढ़ जाएंगी, जिससे लिए गए कर्ज को धीरे धीरे कम करना चाहेगी। आशा करते हैं यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।